गाइस, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूं। और हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम हिंदू विवाह अधिनियम पढ़ रहे थे, जिसमें हम ऑलरेडी सेक्शन 27 तक पढ़ चुके हैं। एक बार मैं आपको 26 और 27 रिपीट करा दूं, जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। 26 कह रहा था बच्चों की कस्टडी के बारे में, यानी अपत्यों की अभिरक्षा, ठीक है, कस्टडी ऑफ चाइल्ड, जिसके अंदर एजुकेशन की बात भी आ रही थी और उसके मेंटेनेंस की बात भी आ रही थी। आप वो भी उसमें प्राप्त मांग सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 27 कह रहा था संपत्ति का व्यय, यानी कौन सी संपत्ति का, जो ज्वाइंट रूप से मिली है पति पत्नी दोनों को, और वो या तो शादी पे मिली है या शादी के आसपास के जो फंक्शन होते हैं या जो रीति रिवाज होते हैं उस समय उसको मिली हुई है, तो उसको कोर्ट किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करेगी उसकी बात करी गई है सेक्शन 27 में। अब हम आते हैं सेक्शन 28। देखिए सेक्शन 28 क्या कह रहा है, डिक्री और आदेशों की अपील, यानी कि कोई भी आदेश या कोई भी डिक्री जो हमारे अगेंस्ट है या जो हमें पसंद नहीं है, हम रिलीफ कुछ और चाह रहे थे या हम ज़्यादा रिलीफ चाह रहे थे और हमें वो रिलीफ नहीं मिला, हमें उससे कम का रिलीफ मिला, तो हम क्या करेंगे, हम 28 में अपील में जा सकते हैं, ठीक है। या मान लीजिए ऑर्डर मेरे अगेंस्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल वाइफ ने तलाक का केस फाइल किया और हस्बैंड के अगेंस्ट हो गया और वाइफ को तलाक मिल गया, लेकिन हस्बैंड उस चीज़ के लिए एडमिट नहीं कर रहा, मतलब उस ऑर्डर को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो कह रहा भाई मैं नहीं मानता इसको, और मैं नहीं मानता कि उसको तलाक मैं तो नहीं देना चाहता था, लेकिन कोर्ट ने मेरे खिलाफ कर दिया है, तो मैं अब हाई कोर्ट जाऊंगा या मैं ऊपरी अदालत जाऊंगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा या हाई कोर्ट जाऊंगा। तो कहाँ जाएंगे आप? अपील में जाएंगे, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छा, इसमें ऑर्डर पे भी जाया जा सकता है, जरूरी नहीं डिक्री मिले तभी जाया जाता है। देखिए डिक्री जो आती है वो फाइनल जजमेंट होता है, जब फाइनल ऑर्डर हो जाता है, केस आपका डिस्पोज ऑफ हो जाता है, जब जो भी निर्णय होता है उसी को सिविल में मामलों में डिक्री कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए बीच के, जैसे हम इंट्रीम एप्लीकेशन लगाते हैं, यानी हमने सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगा दी, या सेक्शन 26 में हम मेंटेनेंस मांग रहे हैं और बच्चों का, तो उसमें जो हमारा ये ऑर्डर आता है, कोई भी एक भी ऑर्डर ऐसा आ गया, ठीक है। ऑर्डर आपको पता है ऑर्डर पर डेट होता है, यानी कि जब भी आप कोर्ट में खड़े होते हैं, आप अपनी कोर्ट, जब तक केस आपका खत्म नहीं होता तब तक उसमें कोर्ट का जो न्यायालय का जो जज साहब के जो भी उनके बोले गए शब्द होते हैं आपके केस को लेकर, वो हमेशा एक ऑर्डर की तरह होते हैं, एक आदेश की तरह होते हैं, ठीक है। वो बताते हैं, उसे मेंशन करते हैं कि भाई आज ये चीज़ हुई या आज ये चीज़ हुई या अगली डेट पे हम ये चीज़ करेंगे, आज हमने यहाँ तक करा है, तो वो सब क्या है, वो सब आदेश होते हैं, ठीक है, जो उसको उसमें लिखा होता है। तो अब इन्होंने क्या कहा कि आप आदेश और डिक्री के अगेंस्ट अपील में जा सकते हैं, ठीक है। और अगेंस्ट आपको पता है जब हमारे वो फेवर में नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम उसके अगेंस्ट चले जाते हैं अपील में, और हम जाके बोलते हैं ना हमें ये पसंद नहीं है या इसमें ये चीज़ें थी और इसको निचली अदालत ने नहीं देखा और मेरे खिलाफ कर दे, तो एक बार इसे देखा जाए, ठीक है। तो अपील ये होता है। अच्छा, अभी ये एक्ट क्या कह रहा है इसको हम देख लेते हैं। 28 का एक कहता है कि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दी गई सभी डिक्रियां, यानी कि देखिए इस अधिनियम के तहत, कौन सा अधिनियम, हिंदू मैरिज अधिनियम जो है, ये हिंदू विवाह अधिनियम, इसके तहत कोर्ट जो भी डिक्री देगी उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, देखिए ये जो आपका सेक्शन 28 है इसको 3 सब सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ बात आ रही है 3 की, तो हम पढ़ लेते हैं कि 3 है क्या, तभी हमें ये क्लियर होगा कि 28 हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, केवल खर्चे के विषय में कोई भी अपील इस धारा के अधीन नहीं होगी। देखिए बात अभी तक ये ऊपर ये कह रहे थे कि आदेश और अपील, तो आदेश तो सबके हो गए, सेक्शन 24 में हुआ, उसकी भी अपील आदेश हो गए, या आपने इसमें 26 बच्चे के मेंटेनेंस के लिए मांगा है तो भी आप आदेश आया तो आप अपील में जा, क्योंकि आपने पढ़ा था कि 60 डेज के अंदर डिस्पोज ऑफ करनी होगी, ठीक है, तो भी आप जा सकते हो। लेकिन अब इसने क्या कह दिया कि भैया आदेश, आप कौन से आदेश के खिलाफ जाओगे, उन आदेश के खिलाफ नहीं जा सकते जो खर्चे से रिलेटेड है, यानी कि 26 में जो आप खर्चा बंद रहा है आपका, आप उन आदेशों के खिलाफ नहीं जाओगे। देखिए 25 में भी खर्चा ही होता है, परमानेंट एलिमनी भी एक मेंटेनेंस ही है, लेकिन वो डिक्री आती है, ठीक है, उसमें डिक्री मिलती है, प्रॉपर केस खत्म होने के, फाइनल होने के बाद वो चीज़ आती है, तो इसलिए उसकी बात ये नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है जो ऑर्डर आते हैं मेंटेनेंस को लेके, जैसे सेक्शन 24 हो गया, 26 के अंदर जो मेंटेनेंस मांगा वो हो गया, ठीक है। तो ये किस बात की बात कर रहा है कि आप धारा ये क्या कह रहा है कि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दी गई सभी डिक्रियां, यानी सभी डिक्रियां आएंगी उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस प्रकार की अपील नहीं होंगी, जैसे इस न्यायालय द्वारा
आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में दी गई डिक्री अपीलीय होती है। यानी कि कहना ये चाह रहा है कि जितनी भी डिक्रियां हुई हैं, ठीक है, उस पे जब आप अपील में जाते हैं तो जिस कोर्ट में आप अपील में जा रहे हैं वो कोर्ट उसको वैसे ही देखेगी जैसे कि आपने उसी के यहाँ ही शुरू में ही उसी के यहाँ फाइल कर दिया हो केस। आरंभिक न्यायालय की बात करता है ना, ठीक है, जिला न्यायालय में आरंभिक सिविल जो सिविल अधिकारिता लेता हो उसके आप HMA का केस फाइल करते हैं, हिंदू अधिनियम का हिंदू विवाह अधिनियम का केस फाइल करते हैं, जो बात ये कहता है एक्ट, ठीक है। तो उसी बात को ये कह रहा है कि जब आप अपील में जाएंगे तो जो भी ऊपरी अदालत है जहां आप अपील में गए हैं वो इसको कैसे देखेगा, वो इसको उसी तरीके से देखेगा जैसे मानो आपने सबसे पहले वही केस अपना फाइल किया हो, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि धारा 3 के उपबंधों हो। अब धारा 3 का उपबंध हमें क्या कह रहा है, केवल खर्चे में कोई अपील इस धारा के अधीन नहीं होगी। यानी कि खर्चे से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड अगर कोई भी अपील में आप जा रहे हो तो आप नहीं जा सकते, आप फाइनल डिक्री के ही जाओगे, ठीक है। ठीक है, अब बात देखिए, अब हम आते हैं, हमने इसको पढ़ लिया कि कोर्ट उसको उसी तरीके से देखेगी, धारा 3 के उपबंध इसके अंदर नहीं आते, ठीक है। यानी धारा 3 के उपबंध जो कह रहा है कि आप खर्चे के केसों को छोड़ के, मतलब खर्चे के आदेशों को छोड़कर आप बाकी चीज़ों की अपील कर सकते हैं। बाकी कोई भी आदेश होता है, कोई भी डिक्री आती है तो आप उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। अब देखिए, ये आपको समझ आ गया। अब 21 का हम 2 पढ़ते हैं। 2 हमारा क्या कह रहा है कि धारा 25 या धारा 26, देखिए अभी मैंने आपको क्या बोला था कि धारा 25 और धारा 26, धारा 25 में क्या था, परमानेंट एलामनी था, और धारा 26 में क्या था, कस्टडी ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चों की अभिरक्षा की बात कर रहा था कि अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा किए गए आदेश उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी कि मान लीजिए उनके उनके अंदर कोई भी ऐसा मेंटेनेंस को लेकर कोई भी अगर ऑर्डर आता है, ऑर्डर, डिक्री की बात नहीं कर रहा है, ये ऑर्डर की बात कर रहा है कि उपबंधों के अधीन रहते तब अपीलीय होंगे जब वो अंतरिम आदेश ना हो जाए। यानी कि अगर वो इंटरिम ऑर्डर नहीं है तब तो आप उसकी अपील में जा सकते हो, लेकिन अगर वो इंटरिम ऑर्डर है, यानी कि वो आपका केस लंबित है और उस टाइम कोर्ट ने आपके मेंटेनेंस को लेकर कुछ आपको रिलीफ दिया, तो दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती। इस बात की बात ये कर रहा है कि आप जा तो सकते हैं, लेकिन अगर वो इंटरिम ऑर्डर, देखिए किसमें, 24 की बात तो इसने करी नहीं, क्योंकि 24 तो ऑलरेडी केस आपका पेंडिंग रहता है जब ही आपका मेंटेनेंस बनता है, और जैसे ही आपका केस डिस्पोज ऑफ हो जाता है वो मेंटेनेंस आपका खत्म हो जाता है, तो उसकी बात तो ये नहीं कर रहा है। ये बात किसकी कर रहा है, ये 25 की कर रहा है। और 25 हमारा क्या था, परमानेंट एलामनी, स्थायी निर्वाह और भरण पोषण। वो क्या कह रहा था, वो उसमें डिक्री मिलती है, लेकिन फिर भी अदालत बीच में कुछ ना कुछ अगर मेंटेनेंस उसमें पास कर देती है केस पेंडिंग रहते टाइम, तो आप उसके अगेंस्ट नहीं जाओगे, ठीक है, मतलब अपोजिट पार्टी उसके अगेंस्ट नहीं जाएगी। और ना ही आप जा सकते हो, अगर आपको चाहिए था 40 चाहिए था, आपको कोर्ट ने दिया 10, तो भैया नहीं जा सकते कि कोर्ट को जो देना था आपको दे दिया, वो इंटरिम ऑर्डर है, वो फाइनल ऑर्डर नहीं है, अंतरिम आदेश है, ठीक है। तो इनने बोला कि अंतरिम आदेश ना हो, यानी कि वो इंटरिम ऑर्डर ना हो, और ऐसी हर अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें उस न्यायालय द्वारा आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में किए गए विनिश्चयों की अपील सामान्य होती है। यानी कि अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है कि उसकी अपील कहाँ करोगे, जो हर अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में किए गए थे। यानी कि जो भी कोर्ट होगी वो कोर्ट वही होगी जो सिविल के मैटर देखती होगी, ठीक है, सिविल की अधिकारिता रखती होगी, और वो आपके मैटर को उसी तरीके से देखेगी जैसे कि प्रारंभिक में ही आपका मैटर देखा जाता है। देखिए, इसमें कहीं भी हाई कोर्ट वर्ड का यूज नहीं किया गया है। अपीलीय उस न्यायालय में होगी, यानी कि अपीलीय न्यायालय की बात तो कर दी गई है, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर इसमें किसी कोर्ट का जिक्र मतलब आपका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का वर्ड नहीं डाला गया है, ठीक है। तो इसको हम जनरली यही कहते हैं कि भैया जहाँ जो अपील कोर्ट होगी उसकी जो जहाँ पे अपील फाइल हो सकती है वहीं जाएगा ये, ठीक है। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि उस न्यायालय द्वारा आरंभिक सिविल प्रयोग में अपील सामान्यता होती है, यानी कि वहां पर जनरली उसकी अपील होती है, ठीक है, यानी जो कोर्ट रूटीन में उसको देख रही है, देखेगी, मतलब उसकी अपील देखेगी तो ये वहां जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्लियर हो गया कि 25 और 26, यानी कि अगर इसमें कोई भी इंटरिम मेंटेनेंस होता है, अंतरिम आदेश होता है, तो कोर्ट आपका क्या करेगी, कोर्ट आप उसमें आप अपील में नहीं जा सकते हो, ठीक है, उसमें आप अपील में नहीं जा सकते हो, लेकिन अगर वो फाइनल ऑर्डर है तो आप उसमें जा सकते हो, है ना। तो इंट्री में नहीं, इंट्री में तो उन्होंने साफ ही मना कर दिया, जो कि आपका सबसेक्शन 3 कह रहा है, यानी 28 का 3 क्या कह रहा है, केवल खर्चों के विषय में कोई अपील इस धारा के अधीन नहीं होगी, ठीक है। और खर्चा किस में बनता है, खर्चा जनरली आपका एंट्री में बन रहा होता है, बाकी बाकी तो डिक्री है ना,
भाई 25 में भी आपको क्या मिलेगी, डिग्री मिलेगी। 26 में भी क्या मिलेगी, आपको डिग्री मिलेगी। 24 में डिग्री मिलेगी। तो 24 में आपको डिग्री नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि 24 आपका वाद लंबित के समय, डिपेंडेंट लाइन मेंटेनेंस की बात करता है कि वाद जब तक लंबित है उस समय तक आपको खर्चा मिलेगा, तो इसलिए उसकी अपील वैसे नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब देखिए इसका चौथा क्या कहता है, इस धारा के अधीन हर अपील डिक्री या आदेश की तारीख से, ठीक है, देखिए पहले 90 दिन था, लेकिन जब इसमें अमेंड हुआ 2003 में, तो ये 30 दिन की अवधि कर दी गई है, ठीक है। लेकिन जनरली हम जो करते हैं वो 90 डेज ही हम इसको लेते हैं, अपील का जो टाइम पीरियड हम लेते हैं वो 90 डेज ही लेते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है इस धारा के अधीन अपील डिक्री आदेश की तारीख 90 दिन की कला अवधि के अंदर ही की जाएगी, 90 डेज के अंदर ही किया जाएगा। अब देखिए इसमें देखते हैं कि पारस्परिक सहमति के आधार पर एक केस है, पहले मैं आपको केस का नाम बता देती हूँ। ये है सुषमा प्रमोद तकसानेद वर्सेस प्रमोद रामजी तकसानेद। ये 2009 का केस है। ये क्या कह रहा है, पारस्परिक सहमति के आधार पर पारित विवाह विच्छेद की डिग्री के विरुद्ध अपील साधारण योग्य है, यानी कि जो आपकी सहमति से डाइवोर्स हुआ है उसकी तो आप अपील में जा ही नहीं सकते ना, उसका तो कोई तुक ही नहीं बनता, तो उसकी बात इन्होंने ये कही। फिर धारा 28 के अधीन अपील के लिए परिसीमा काल 30 दिन है, 90 दिन नहीं। कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 19 में अपील की परिसीमा काल 30 दिन बताया गया। देखिए अगर हम बात करते हैं हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तो 90 डेज है, लेकिन हम फैमिली कोड की बात करते हैं तो वो 30 दिन है, जबकि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत 90 दिन है। देखिए मैंने क्या बोला कि अगर आप फैमिली, जो हमारा एक नया एक्ट है, जब हमारी कोर्ट इस्टेब्लिश हुई है फैमिली कोर्ट, तो हमारा एक एक्ट भी बना फैमिली एक्ट, ठीक है। तो फैमिली एक्ट में सेक्शन 19 जो है, यानी कि पारिवारिक न्यायालय कानून जो है, जो एक्ट है हमारा, अधिनियम है, उसके अंतर्गत जो हमारा आपका अपील में जाने का टाइम पीरियड है वो उन्होंने जो दिया है वो 90 डेज नहीं दिया, वो 30 डेज दिया है। लेकिन जब आप हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत आते हैं तो ये कितना है, ये 30 दिन है, सॉरी 90 दिन है, सॉरी 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 थोड़ा सा ये आपस में कन्फ्यूजन हो गया, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अगर आप फैमिली कोर्ट के एक्ट के तहत जाएंगे तो 30 डेज है, और अगर आप हिंदू विवाह अधिनियम के तहत जाएंगे तो 90 डेज है, ये बात इसमें कही गई। और ये केस कौन सा था वो मैं आपको बता देती हूँ, आशुतोष कुमार वर्सेस अंजलि श्रीवास्तव AI 2009 इलाहाबाद का, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं सेक्शन 28 के ए पर। तो ये क्या कह रहा है, डिक्री और आदेशों का परिवर्तन, यानी कि उसको कैसे एनफोर्समेंट कराया जाएगा, उसको कैसे लागू कराया जाएगा। डिग्री तो हो गई, ऑर्डर हो गया, आप कोई माने ना माने तो आप उसको कैसे मनवाओगे, इस बात की बात कह रहा है ये कि इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दी गई सभी डिक्रियों और आदेशों का परिवर्तन उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में दी गई डिक्री और आदेश का तस्मय परिवर्तन किया जाता है। यानी कि देखिए अब ये क्या कह रहा है कि जो भी डिक्री हुई, ठीक है, आप उसका कैसे, जो अपील की जो डिक्री हुई है, सॉरी जो डिक्रियां हुई हैं उन डिक्रियों को आप कैसे कराओगे। तो इन्होंने कहा भाई उसको बिल्कुल वैसे ही कराया जाएगा जैसे कि जो भी सिविल कोर्ट जो करती है, जो ऑर्डर का डिक्रिया करती है, आदेश करती है, और जो उसका कानूनन जो रूल है उसका एनफोर्समेंट कराने का, उसी तरीके से कराया जाएगा। कोई अलग से फंडा नहीं है इसका। भाई सिविल अदालत या सिविल कोर्ट जो उस केस को देख रही है, उसका जो भी तरीका है इनको फोर्स कराने का, जो लीगली तरीका, उस तरीके से इसको एनफोर्समेंट कराया जाएगा, परिवर्तन कराया जाएगा, लागू करवाया जाएगा, ठीक है। तो 28 सिर्फ आपकी बात कर रहा है डिग्री और आदेशों का परिवर्तन कैसे कराएगी। तो इसमें साफ कह दिया है कि कोर्ट डिग्री और आदेशों का परिवर्तन उसी प्रकार कराएगी जैसे न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में दी गई डिग्री और आदेशों को कराया जाता है, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर आप देखें तो इसमें वो डिक्रियां भी आ रही है जो अपील में आ रही है, तभी तो ये बात कर रहा है कि सिविल अधिकारिता के अंतर्गत जो भी डिक्रियां आएंगी वो इसी तरीके से पास कराई जाएंगी जैसे कि निचली अदालत करती, ठीक है। तो अभी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 29 है, सेक्शन 29, ये भी हम कर लेते हैं और हमारा हिंदू मैरिज एक्ट कंप्लीट हो जाएगा और कल से हम फिर सक्सेशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सेक्शन 29 क्या कहता है, पहले चैप्टर 6 में 29 है, ठीक है। ये देखिए जनरली आता नहीं है, ये सेविंग एंड रिपील
रिपील्स की बात करता है, यानी कि व्यवर्तियां और निरसन की, यानी किसको खत्म कर दिया गया। निरसन किसको किया गया आपको पता है, सेक्शन 30 को निरसन कर दिया गया, यानी सेक्शन 30 जो है वो खत्म हो चुका है। पहले 30 थे लेकिन अब से 29 ही हिंदू विवाह अधिनियम में सेक्शन रह गए हैं। तो ये कब खत्म हुआ था, 1960 में खत्म हो गया ये, यानी 16/12/1960 में ये खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि हमारा व्यवर्ती यानी सेविंग हमारी क्या कह रहा है। ठीक है, 29 कहता है क्या, पहला, इस अधिनियम के प्रारंभ में पूर्व हिंदुओं के बीच अनुस्थापित ऐसा विवाह, यानी कि जब ये अधिनियम स्टार्ट नहीं हुआ था, ये लॉ पास नहीं हुआ था, और उस टाइम पे जो हिंदुओं के बीच, उस टाइम के जो पूर्व हिंदुओं के बीच जो विवाह होता था, जो अन्यथा विधि मान्य हो, यानी कि वो लीगल हो, केवल इस तथ्य के कारण अविधि मान्य नहीं है कि कभी अविधि मान्य रहा हुआ न समझा जाएगा, जिसमें पक्षकार एक ही गोत्र प्रवर्ग के अथवा विभिन्न धर्म जातियों के, एक ही जाति के विभिन्न उपजातियों के थे। देखिए अब ये क्या कह रहा है, आपको पता है कि हमारे यहाँ कई मैरिजें इंटरकास्ट होती हैं, है तो हिंदू, देखिए बनिया भी है, क्षत्रिय भी है, उसमें बहुत सारी कौमें हैं, हमारी हिंदू में बहुत सारी कौमें हैं, गोत्र हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि जो शादियां उस टाइम पे करा दी गई, ठीक है, इस एक्ट के बनने से पहले, तो और जो विधि मान्य थी, यानी लीगल थी, सब कुछ उसमें जो रीति रिवाज होते हैं, फेरे होते हैं, सब कुछ हुआ, वो केवल इस कारण से इलीगल नहीं हो जाएगी कि भैया ये गोत्र सेम नहीं है, या ये अलग अलग धर्म के हैं, या विभिन्न धर्म के हैं, या जाति से हैं, या विभिन्न उपजातियों के थे, तो इसके हिसाब से ये मैरिज को इनवैलिड नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या बताया, कई बार होता है इंटरकास्ट मैरिज, आपने सुना होगा, अंतर जातीय विवाह, यानी कि एक पंडित है दूसरा बनिया है, या एक ठाकुर है दूसरा आपका दूसरी किसी कास्ट का है, या फिर एक हिंदू है एक मुस्लिम है। ठीक है, देखिए जनरली जब बात हम करते हैं कि दो अपोजिट रिलीजियंस या दो अपोजिट धर्म के जब लोग शादी करते हैं, तो अगर हम उसको कोर्ट के जरिए करते हैं, एसडीएम को कराते हैं, एसडीएम कोर्ट कराती है इसको, अगर हम जब करते हैं तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आता है, क्योंकि हम अपनी मैरिज को कोर्ट मैरिज यानी रजिस्टर्ड के साथ करा रहे हैं, प्रॉपर कोर्ट में कर रहे हैं, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ये मैरिज होती है। लेकिन यहाँ पे उस मैरिज की बात कर रहा है कि जो इस एक्ट के बनने से पहले हुई, तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया ये मैरिज तो इलीगल हो गई, आज भी होती है। मान लीजिए दो अलग अलग कास्ट के बंदों की कास्ट के, हाँ कास्ट की मैरिज हुई, तो आप उसको इनवैलिड थोड़ी ना कह देते, आप वैलिड मानते हो ना उसे, क्योंकि वो आप कहते हो ठीक है। लेकिन एक हिंदू है एक मुस्लिम है, और उसमें एक ने क्या कर अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और फिर उसने शादी कर ली, तो वो हिंदू बन गया। ठीक है ना, तो इसने इसी बात को बोला है कि भैया अगर कोई इस एक्ट के बनने से पहले कोई ऐसी शादी होगी तो इनवैलिड नहीं होगी। देखिए हिंदू विवाह अधिनियम हमेशा उन्हीं पे लागू होता है जो हिंदू है, अगर एक मुस्लिम है एक हिंदू है तो उस पर हिंदू विवाह अधिनियम मुस्लिम लेडी पे थोड़ी ना लागू हो जाएगा, क्योंकि उसने अपना धर्म नहीं बदला, उसने हिंदू इंसान से जब शादी करी तो वह हिंदू नहीं बनी, ये ना ही उसने आचरण अपना हिंदू जैसा रखा। हाँ अगर वो अपना आचरण भी रख लेती है, तो आपको पता है कि सेक्शन 2 में हमें बताया गया है कि अगर आपका कंडक्ट हिंदुओं की तरह है, आपका रहन सहन हिंदुओं की तरह है, तो आप हिंदू हो। ठीक है, तो यही बात इसमें बताई गई है कि आपका अगर अंतरजातीय विवाह है यानी इंटरकास्ट मैरिज है, या दो अलग अलग धर्म से जो इस एक्ट के बनने से पहले हुई है, तो उसे इनवैलिड नहीं कहा जाएगा इस आधार पर। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि इस अधिनियम में अंतर विशिष्ट कोई भी रूढ़ी से मान्यता प्राप्त या किसी विशेष अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी, जो किसी हिंदू विवाह के इस अधिनियम के प्रारंभ से चाहे पूर्व अनुस्थापित हो चाहे पश्चात विघटन अभिप्राप्त करने का अधिकार होगा। देखिए अब ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई आपकी मैरिज हुई, तो वो रूढ़ी मान्यता प्राप्त है या इस अधिनियम के द्वारा उसको प्रभाव डालने वाला नहीं समझा जाएगा, जो इस विवाह के अधिनियम के बनने से पहले हुआ हो या बाद में हुआ हो। यानी कोई भी जो रूढ़ी है या मान्यता प्राप्त है, या किसी भी ऐसे जो रेगुलेटेड कोई रूल है, उसके वो अधिकार इस पर प्रभाव नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि आप चाहे उसके बाद हुई हो या उससे पहले हुई, आप उसमें डाइवोर्स का अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। वो ये नहीं कह सकता जी शादी तो उस रीति रिवाज से हुई थी तो वो तलाक नहीं ले सकता, नहीं ऐसा नहीं है, आप तलाक ले सकते हो, शादी को विघटन खत्म कर सकते हो। ठीक है, ये वही बात को आपको कह रहा है कि आप पश्चात अभिविक्तन अभिप्राप्त करने का अधिकार होगा, यानी कि उसको जो भी सोलोमाइज है उसको
डिसोल्यूशन करने का उसको राइट होगा। ठीक है, तीसरा देखिए क्या कहता है, इस अधिनियम के अंतर्विशिष्ट कोई भी बात तस्मै प्रवृत्त। देखिए तस्मै प्रवृत्त का मतलब क्या होता है, एनी लॉ, यानी उस टाइम पे जो भी रूल रेगुलेशन लॉ के हैं या जिस लॉ के तहत आप, जिस कानून के तहत आप उसकी बात कर रहे हो जो लागू है उसकी बात करता है। तस्मै प्रवृत्त किसी विधि के अधीन होने वाली किसी भी ऐसी कार्य पर प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि अब ये क्या है कि किसी भी बता रहा है कि ये ऐसे किसी पे भी प्रभाव नहीं डालेगी जो विवाह को बातिल या शून्य घोषित करने के लिए, विवाह के बातिल अथवा विघटित करने के लिए न्यायिक प्रतिकरण के लिए हो, इस अधिनियम के प्रारंभ में लंबित हो, ऐसी कोई भी कार्यवाही चलती रहेगी, अवधारित की जाएगी, मानो अधिनियम पारित हुआ ही ना हो। यानी आप देखिए क्या कह रहा है कि इस अधिनियम के अंतर्विशिष्ट यानी कि इस लॉ के तहत कोई भी जो लॉ है वो इस पे प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए तो उसका तो अपना एक लॉ हो गया ना, हिंदू विवाह अधिनियम अपने आप में एक कानून हो गया, तो इस पे कोई दूसरा लॉ कैसे इफेक्ट डाल सकता है, नहीं डालेगा ना। तो यही बात कह रहा है वो कि चाहे वो मैरिज बातिल हो, यानी बातिल मैंने आपको बताया था मुस्लिम लॉ में ये शून्य करने के लिए पढ़ा जाता है, जो वाइडेबल मैरिज होती है उसके लिए बातिल वर्ड का यूज़ किया गया है। और शून्य आपको पता है वो वाइड घोषित करने या किसी विवाह को विघटित करने के लिए न्याय या फिर न्यायिक प्रतिकरण के लिए हो, यानी कि उन सब किसी पे भी प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि इन सब के लिए तो स्पेसिफिक लॉ है इसके अंतर्गत। भाई वाइड मैरिज, वाइडेबल मैरिज तो कोई भी अगर लॉ है, कोई भी अदर कोई लॉ है तो आप उस पर ये उसके थ्रू थोड़ी ना इसको आप फोर्सेबल करा सकते हैं। भाई जब हिंदू लॉ ने ऑलरेडी आपको सेक्शन 11 दे दिया वाइड मैरिज के लिए, सेक्शन 12 दे दिया वाइडेबल मैरिज के लिए, यानी शून्य मैरिज के लिए 11 बता दिया, शून्य करने मैरिज के लिए 12 बता दिया, ठीक है, तो फिर आप किसी अदर लॉ के तहत कैसे इसको शून्य घोषित करवा देंगे, नहीं करवा सकते। यानी कि अगर बाहर के अन्य किसी लॉ का जो रीति में है, अंडर एनी लॉ जो लागू है उसके तहत आप इसको नहीं करा सकते, क्यों, क्योंकि इसका एक अपना लॉ है, तो आप इस पर प्रभाव वो नहीं डालेगा। ठीक है, और ये जो भी कार्यवाही है वो ऐसी ही चलेगी जैसे मानो कि यह अधिनियम पारित हुआ ही ना हो, यानी कि इस टाइप का कोई अधिनियम पारित हुआ ही नहीं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे ये इतना यूजेबल नहीं होता ये, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि किस सेक्शन में क्या कहा गया है। मैं हमेशा से कह रही हूँ कि जब भी आप एक्ट पढ़ते, बेयर एक्ट पढ़ते हैं या आप कोई भी लॉ को पढ़ रहे होते, बुक ही पढ़ रहे होते हैं, तो कभी भी किसी सेक्शन को या किसी भी पॉइंट्स को ये सोच के ना छोड़ें कि अरे ये तो ऐसा ही है। देखिए लॉ में कुछ ऐसा नहीं है, सब कुछ काम का है। ठीक, अभी आपको देखिए बता रहा है ना कि कहाँ प्रभाव डालेगी, कहाँ प्रभाव नहीं डालेगी, जबकि एज ए प्रैक्टिस इतना चीज़ें नहीं आती हैं। अगर आप जुडिशरी में भी जा रहे हैं तो ये क्वेश्चनों में इतना नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर चीज़ों का बचाव है, कहाँ पर क्या है, सेविंग क्या है, बचाव है ना, बचत वही है। ठीक है, तो ये कहता है कि न्यायिक प्रतिकरण के लिए हो, इस अधिनियम के प्रारंभ पर लंबित हो और ऐसी कोई भी कार्यवाही चलती रहेगी और अवधारित की जाएगी, मानो अधिनियम लंबित हुआ ही ना हो। ठीक है, अब चौथा देख लेते हैं 29 का ही। इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात विशेष विवाह अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी ऐसे उपबंध पर प्रभाव नहीं डालेगी जो हिंदुओं के बीच इस अधिनियम के अधीन, इस अधिनियम के प्रारंभ चाहे या अनुस्थापित विवाह के संबंध में हो। अब देखिए क्या कह रहा है, मैंने अभी आपको बताया था स्पेशल मैरिज वर्ड बोला था, ठीक है, ये उसकी बात कर रहा है कि इस अधिनियम के अंतर्विशिष्ट कोई भी बात, यानी कि इस एक्ट के अंदर जो भी बात है वो विशेष विवाह अधिनियम यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट में अंतर्विशिष्ट किसी भी उपबंध में, यानी कि उसके अंतर्गत जो भी रूल दिया गया है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी जो हिंदुओं के बीच उस अधिनियम के अधीन है, यानी कि उसके अंदर जो भी पॉइंट्स हैं या जो भी उसके अंदर रूल्स हैं, रेगुलेशन है, जो एक हिंदुओं के बीच की बात करता है, तो ये जो हमारा हिंदू विवाह अधिनियम है उस पर प्रभाव नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका अपना एक एक्ट है, एक लॉ है, और वो खुद उसके अंदर बता रहा है भैया अगर आप ये हैं तो ये अप्लाई होगा, ऐसे हैं तो ये अप्लाई होगा। तो फिर हिंदू विवाह अधिनियम का तो मतलब ही नहीं है ना, एक चीज के लिए सेम रूल सेम रेगुलेशन है तो आप साथ साथ थोड़ी ना चला लोगे। ठीक है, तो ये वही बात कह रहा है कि इस अधिनियम के प्रारंभ में चाहे पूर्व विवाह संबंध हो या भले ही यह एक्ट बनने से पहले वो शादी हुई हो या उस एक्ट के बनने के बाद हुई हो। ठीक है, देखिए मैं इसमें आपको एक बार 29 का 3 एक बार क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद थोड़ा सा हौच पौच है। इस अधिनियम में अंतर्विशिष्ट कोई भी बात, यानी कि इस एक्ट में कोई भी जो बात है वो तस्मै प्रवृत्त किसी विधि के अधीन होने वाली किसी ऐसी कार्यवाही पे प्रभाव नहीं डालेगी, यानी कि कोई भी बात वो ऐसे किसी भी लॉ पर इफेक्ट नहीं डालेगी
जो किसी विवाह को बातिल या शून्य घोषित करने के लिए, यानी अब देखिए क्या है, मान लीजिए कोई अभी मैंने आपको बताया था कि कोई अगर इसका फैक्ट लॉ है, हिंदू विधि अधिनियम में इसका ऑलरेडी रूल्स, अगर आप इसके तहत चल रहे हैं तो कोई अदर लॉ इस पर इफेक्ट नहीं डालेगा। और अगर किसी अदर लॉ में शून्य और शून्य करने की बात कही गई और आप उसके तहत कार्यवाही कर रहे हैं तो वहाँ हिंदू विवाह अधिनियम उस पर इफेक्ट नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए किसी दूसरे लॉ का यूज़ किया, अंडर एनी लॉ आप किसी और के तहत आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वो बात कर रहा है कि किसी विवाह को बातिल और शून्य घोषित करने के लिए या किसी विवाह को बातिल या विघटित करने के लिए या न्यायिक प्रतीकरण के लिए हो। मतलब आप मान लीजिए इसमें से कोई भी हो, चाहे वो आप शून्य वाइडेबल की बात कर रहे हो या वाइड की बात कर रहे हो, या आप उसको क्या बोलते हैं उसको, विघटित डिसॉल्विंग की बात कर रहे हो आप, ठीक है, या सेपरेशन जुडिशियल की बात कर रहे हो, तो इस अधिनियम के प्रारंभ में लंबित होगी। और यानी कि इस अधिनियम के प्रारंभ पर लंबित होगी हो, और ऐसा कोई भी, यानी कि जब इस एक्ट के पहले से ही वो लंबित है मैटर, तो और कार्यवाही चलती रहेगी और ये माना जाएगा कि ये एक्ट मानो पास हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो अब आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये उसकी बात कर रहा है कि जिसके अपने एक अलग लॉ है और उस लॉ के तहत अगर आप कोई प्रोविज़न कर रहे हैं, कोई भी आप चीज़ें कर रहे हैं, तो हिंदू विवाह अधिनियम उस पर प्रभाव नहीं डालेगा। जैसे कि सेक्शन 29 का 4 कह रहा था कि स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आप कर रहे हैं तो ये हिंदू विवाह अधिनियम उस पर इफेक्ट नहीं डालेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और सेक्शन 30 जो है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, रिपील्स हो चुका है, निरस्त हो चुका है। कब हुआ है? ये हुआ है 16 दिसंबर 1960 में। ठीक है, तो आई होप आपको हिंदू विवाह अधिनियम हमारा ऑलरेडी खत्म हो चुका है और अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो सक्सेशन एक्ट पढ़ेंगे। तो आई होप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट्स कर सकते हैं। गुड बाय, थैंक यू।